जी सर, हो गया शो। अच्छा जी, ये पेज था डिफाइंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड डिस्कस फर्म्स इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। सबसे पहले तो इसका हमने जी इंट्रोडक्शन सर। कर लिया था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या और कब स्टार्ट हुआ। एक जैसी ही प्रोडक्ट का जब डिफरेंट ब्रांड्स का आपस में कंपटीशन हो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। इसे बोलते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, उनका ग्रुप होता है। ये इसकी डेफिनेशन आ गई है। इसकी कुछ अजम्पशंस थी कि इसमें बेचने वाले बेशुमार होते हैं लेकिन अनलिमिटेड नहीं होते जिस तरह परफेक्ट कंपटीशन में थे। कोई 18 से 80 तक एक फिगर ये यहाँ पे मिलता है हमें। प्रोडक्ट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे या डिफरेंशिएटेड होंगी। एंट्री और एग्जिट नई फर्म्स का वो फ्री होगा और ये वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। इसकी प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज भी हमने सीख ली। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगी। डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ फर्म, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ फर्म में क्या था बोला? सर इसमें जितने भी प्राइस टेकर होते हैं इसकी कुछ ना कुछ हर चीज में अपनी मोनोपोली होती है। हाँ, हर किसी की अपनी कुछ हद तक मोनोपोली पावर है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर हो गए जी सर। और प्रोडक्ट ग्रुप होगा। इसमें दो पॉइंट्स थे, टेक्निकल सब्स्टिट्यूट होता है और एक इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस था बोला? पढ़ा ही नहीं है आपने? सर जो सर नहीं, इसका नहीं पढ़ा। टेक्निकल सब्स्टिट्यूट जो आपकी सेम नीड को पूरा करती हैं वो चीजें, वो टेक्निकल सब्स्टिट्यूट है। मसलन आपने सफर ही करना है ना, तो आपके जी पास सर। सुजुकी है या होंडा सिटी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सुजुकी और होंडा ये दोनों टेक्निकल सब्स्टिट्यूट है। अगर आपके पास होंडा की बाइक है या आपके पास यामाहा की है, तो ये दोनों आपकी नीड को पूरा कर रही हैं। आपने फोन ही करना है ना, कॉल करनी है, तो वो जैसे कर लें या यू से कर लें, ये दोनों टेक्निकल सब्स्टिट्यूट है। समझ लग रही है बात? जी सर। लेकिन अगर इनकी प्राइसेस भी सेम हो फिर ये टेक्निकल के साथ साथ इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट भी हो जाएंगे। ओके सर। अब सुजुकी सस्ती है, होंडा सिटी, होंडा का ब्रांड महंगा है, तो इसका मतलब है वो इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट नहीं है। सर जब इनकी प्राइस सेम होगी तभी होंगे इकोनॉमिक तब सब्स्टिट्यूट। इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट होंगे। अब इसमें ये एक पॉइंट था मोनोपोलिस्टिक पावर एंड डिमांड कर्व। दो तरह की इसमें हमने पावर वो डिस्कस की थी। एक तो ओवरऑल मार्केट की डिमांड होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड होती है। इसमें ये दो कर्व आ गई थी, एक प्रोपोर्शनल थी, एक जरा फ्लैटर थी, एक जी जरा सर। स्टीपर थी। इन दोनों में क्या फर्क था बोला, याद है कुछ? जी सर। Product differentiation give rise to negatively sloped demand curve for the product of individual firm. This shows that if a firm increase its price, it will lose some but not all of its customers. क्योंकि मोनोपोली पावर तो हर किसी के पास है ना कुछ हद तक। Every firm has its own जी सर। demand curve which is known as individual demand curve और इसे planned sale curve भी कहते हैं। चैम्बरलिन ने इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। मिसाल के तौर पे अगर 1000 यूनिट की टोटल डिमांड है मार्केट में और प्राइस 10 रुपए है और बेचने वाली फर्म्स 50 हैं, तो हर किसी के हिस्से में 1000 का 50वां हिस्सा आएगा ना। 50वां हिस्सा को 1/50 लिखते हैं, तो वन ओवर जी फिफ्टी सर। कर दें आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई, तो जो भी आंसर आया वो हर किसी के हिस्से में आने वाली डिमांड है। ये 20 आता है, ओके सर। तो हर किसी के हिस्से पे 20 की डिमांड आएगी। तो ये यहाँ पे नीचे दो कर्व्स के साथ उन्होंने शो किया हुआ। इंडिविजुअल डिमांड कर्व शोज इफ प्राइस चेंज, if firm changes the price the other firm in the group will not change their price। एक फर्म अगर प्राइस चेंज करती है दूसरी चेंज नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कंपटीशन है, एक ने चेंज की है प्राइस, तो इस हिसाब से उसको लॉस का सामना करना पड़ेगा। वो बोले कस्टमर टूट के बाकी तमाम फर्म्स पे बिखर जाएंगे, तो बाकी तमाम फर्म्स को फायदा होगा। जी सर। While the proportional demand curve shows how other firm in the group reacts as the result of change in the price by individual firm। प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व आपको बताएगी कि वो इंडिविजुअल के रिस्पॉन्स में रिएक्शन किस तरह से दे रही है। यहाँ पे इनिशियल प्राइस OP2 है। OP2 का मतलब दोनों फर्म, एक इंडिविजुअल एक मार्केट डिमांड, दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करें। असल में एक ये डिमांड है, एक ये है, ये दोनों को ए पॉइंट पे काट रही है ना कर्व्स, तो जी ए जी सर। पॉइंट से फिर आपने ये प्राइस निकाल ली और इसी को नीचे ले आए, ये क्वांटिटी आपने निकाल ली। तो प्राइस डिटरमिन का एक असूल याद रखना, जहाँ पे दोनों डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, वो आपकी इनिशियल प्राइस होगी और क्वांटिटी होगी। अगर ओके फर्म सर। अपनी प्राइस को रिड्यूस करती है, P2 से कम करके P1 पे कर देती है, तो प्राइस विल बी OP1 क्वांटिटी फिर आपकी OQ3 पे चली जाती है। ठीक, ओके सर। ये क्वांटिटी ओवरऑल डिमांड की गई ना, ओवरऑल डिमांड फिर यहाँ पे पहुंच गई। समझी बात, ये वाली जी ओवरऑल सर। डिमांड।
प्रोपोर्शनल डिमांड को रिप्रेजेंट कर रही है कर्व, और ये वाली इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। तो डिमांड में यहां से लेके यहां तक इजाफा हो गया प्राइस में कमी की वजह से। जी सर। लेकिन ये वाली जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, ये इंडिविजुअल फर्म है, इसकी कैपेसिटी क्या है? ये पहले इतने यूनिट बेच रही थी, ये ज्यादा से ज्यादा इतने बेच सकती है, इससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। तो ये ओके यहाँ सर। तक सिर्फ कंपनसेट करेगी प्राइस कम करके। तो बकाया ये वाला पोर्शन जो फालतू डिमांड बच गई है, तो ये तमाम बेनिफिट फिर दूसरे बेचने वाले जितने भी फर्म्स और प्रोड्यूसर है उनको जाएगा। ओके सर। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एट प्राइस OP1 शेयर ऑफ फर्म OQ2 प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व शो द शेयर ऑफ, वो शेयर बता रही है शो द इंडिविजुअल डिमांड कर्व शिफ्ट टू D2 फ्रॉम D1 से D2 पे चली गई है, नहीं D2 से D1 पे आ गई। इट विल कट प्रोपोर्शनल ऑफ डिमांड कर्व D डैश एट पॉइंट B, सो पॉइंट द प्लान्ड सेल ऑफ फर्म आर इक्वल टू एक्चुअल सेल। Hence, we can conclude that under monopolistic competition, firms sell the quantity of good where individual demand curve वो प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो ये सारी बात का मतलब वही है जो भी मैंने बता दिया। ठीक। जी सर। जी सर। सेलिंग कॉस्ट, Chamberlain introduced the concept of selling cost in the theory. It includes expenses on advertising and on selling activities. This cost is due to product differentiation. Average total cost U shape की होगी, which include proportional production cost and selling cost. अच्छा जी, ये तो कुछ बेसिक सी बातें हैं। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं। अगर आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इक्विलिब्रियम चेक करना चाहें तो ये दो कंडीशन देखनी है। सबसे पहली कंडीशन, इंडिविजुअल डिमांड कर्व प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करेगी, और जी दूसरा सर। उस पॉइंट पे MC और MR ये बराबर होने चाहिए। ठीक। जी सर। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। इस सारे का अभी तक जितना करवाया ना मैंने, और आगे जो करवाऊंगा इसका, इसकी असाइनमेंट बना के अच्छे से नोट्स बना के मुझे सेंड करने हैं आपने आज कल क्लास से पहले पहले। जी सर, इंशाल्लाह करूंगी। इधर से शुरू करना है इंट्रोडक्शन। जी सर, इधर से करूंगी। अब आगे ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा जी, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं ना। जी सर। शॉर्ट रन में तो एक ही डायग्राम है, लॉन्ग रन में फिर तीन केसेस बनते हैं। तो अभी शॉर्ट रन वाला पहला केस एक ही डायग्राम है उसकी, इसका आसान सा फार्मूला, रूल भी सेम है। सिर्फ हमने ये दो ही कंडीशन देखनी है, MC और MR ये दोनों बराबर हों और दोनों डिमांड कर्व्स ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हों। तो ये जी आपने ऊपर ये आ गई इंडिविजुअल डिमांड और ये आ गई प्रोपोर्शनल डिमांड। ये दोनों इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही हैं? सी पे। तो C पॉइंट पे फिर प्राइस भी निकल आएगी और आउटपुट भी। ये इतनी प्राइस निकल आई और इतनी आउटपुट निकल आई। और दूसरी कंडीशन इसी पॉइंट पे ये है कि MC, ये MC जा रहा है, MC की ये शेप होती है। MC MR के, ये पॉइंट MR का है, MC MR के इक्वल भी है। तो MC MR के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये देखें तो इस पॉइंट को डिटरमिन करके नीचे ले आए, आउटपुट निकल आएगी, ऊपर ले जाएं प्राइस निकल आएगी। तो ये इधर से एक C पॉइंट बनता है जो दोनों डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर से E पॉइंट बनता है दूसरी कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशन कंबाइन एक ही क्वांटिटी पे निकलती हैं और यहाँ से फिर ये प्राइस बन जाती है। तो ये आपका शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम बनेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ओके सर। आसान बात है। जी सर। अब आते हैं लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में तीन कंडीशन हैं। एक तो इक्विलिब्रियम विद न्यू फर्म्स एंटरिंग द इंडस्ट्री। एक तो ये कंडीशन डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम हमने देखना है जबकि नई फर्म्स भी इंडस्ट्री में ऐड हो रही हैं, उस वक्त इक्विलिब्रियम क्या करेगा, कहाँ पे जाएगा। एक कंडीशन ये है कि अगर तो प्राइस कंपटीशन लगा हुआ है, नई फर्म्स तो एंटर नहीं हो रही लेकिन प्राइस कंपटीशन है आपस में फर्म्स का जितनी भी हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि प्राइस कंपटीशन भी लगा हुआ है और नई फर्म्स भी एंटर हो रही हैं। उन दोनों की मौजूदगी में क्या केस बनेगा। तो सबसे पहले पहला केस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें नई फर्म्स अगर एंटर होती हैं और प्राइस कंपटीशन नहीं होता, फिर क्या कंडीशन है। प्राइस कंपटीशन नहीं है मतलब प्राइस नीचे ऊपर हो सकती है, समझी बात। जी सर। तो सबसे पहला जी सर। इनिशियल इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा?
इनिशियल इक्विलिब्रियम, ये समझ लो कि ये टोटल डिमांड है मार्केट की, मैं ऐसे प्रोमिनेंट कर दूं, जी सर। ये फर्ज कर लो ये ओवरऑल टोटल डिमांड है, और ये सी पॉइंट, इस सी पॉइंट पे आपकी दोनों कर्व्स इंडिविजुअल और प्रोपोर्शनल वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। दूसरी यहाँ पे नहीं बनाई हुई, वो इस तरह करके होगी मिसाल के तौर पर, उसको छोड़ो आप, लेकिन ये सी पॉइंट है जो कि आपकी प्राइस और आउटपुट को डिटरमिन कर रहा है। ठीक, अब इस सी पॉइंट जी पे सर। अगर देखा जाए तो एम सी इस पॉइंट पे है, जी सर। तो एम सी इस पॉइंट का मतलब है कि ये सारा पोर्शन, ये वाला अब नॉर्मल प्रॉफिट का है। जी सर, कॉस्ट कम है, प्राइस ज्यादा है। कॉस्ट कम है और प्राइस ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, जिसकी वजह जी से सर। नई फर्म्स एंटर होना शुरू होंगी। तो नई फर्म्स एंटर होंगी तो ये डिमांड कर्व फिर इसकी नीचे आना शिफ्ट होगी। मिसाल के तौर पे नई फर्म आई है, डिमांड कर्व इधर आ गया, प्रॉफिट मार्जिन जरा कम हो गया ना, क्योंकि अब प्राइस जरा नीचे गई है, अब प्राइस चली गई है यहाँ पे, समझे जी बात। सर। जी सर। फिर नई फर्म्स एंटर हुई हैं अभी भी, लेकिन अब वो अब नॉर्मल प्रॉफिट रहा है, फिर ये और कम नीचे होगी, प्राइस फिर नीचे जाएगी। फिर फर्म्स एंटर होंगी, फिर डिमांड कर्व नीचे जाएगी, प्राइस भी नीचे जाएगी। ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये आपकी डिमांड कर्व एसी को टेंजेंट ना हो जाए। ये आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व है ये टेंजेंट हो गया, अब इस पर ये एवरेज कॉस्ट कर्व जा रही है, ये ई पॉइंट पे टेंजेंट हो गई। ठीक, जी इसका सर। मतलब है अब कॉस्ट जितनी नीचे जा सकती थी वो अपने मिनिमम पॉइंट पे आ गई, इससे मजीद नीचे नहीं जाएगी। इस वजह से नई फर्म की एंट्री भी यहाँ पे आके अब ब्रेक लग जाएगी, बंद हो जाएगी। अब इस ई पॉइंट पे क्या होगा, नई फर्म्स एंटर होने की वजह से अब प्राइस पीई पे आ गई और जी सर। क्वांटिटी क्यूई पे आ गई। तो जब भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, कंक्लूजन क्या निकला, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नई फर्म्स एंटर होती हैं तो प्राइस भी कम हो जाती है और क्वांटिटी भी कम हो जाती है। ठीक, जी सर। तो यहाँ तक ये भी आज आपने रखना है। अगले दो डायग्राम जिसके ये दोनों केस, दूसरा और तीसरा, ये आपको मैं कल करवाऊंगा।